हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल एज एजुकेशन। आई नो ये आपका काफ़ी लेट हो गया है सॉइल का स्टार्ट होना, बिकॉज आई वाज वेरी बिज़ी। तो लेकिन अब आपकी जो भी वीडियोस रहेंगी, जो भी हमारा कंटेंट रहेगा, वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। और अब हम सॉइल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने जो इंट्रोडक्शन वीडियो था सॉइल का वो देख लिया है, जिसमें कि आपका सर ने पूरा आपको बताया कि किस तरह से आपको मॉड्यूल वाइज अपना रिवीजन करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको उसी मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। सो आप अपना जितना भी रिवीजन है वो उसी के हिसाब से करिए, तो आपको बहुत ईजीली आपका पूरा जो सॉइल है, क्योंकि सॉइल एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको रिवाइज करने में, उसको कंप्लीट करने में बहुत ईजी हो जाएगा और ईजिली पूरा सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी वीडियो नहीं आती है, ठीक है, सपोज़ कुछ होता है बीच में, इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी वर्किंग है, तो सारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पाती हैं कभी, तो आप ऐसा करिए कि आप इसी पे डिपेंड मत रहिए, आप अपना पैरेलली एक और सब्जेक्ट चलाइए साथ में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉइल करा रही हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको सॉइल चल रही है हमारी, ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर हम सॉइल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पैरेलली एक ऐसा सब्जेक्ट चलाइए जिसको आपको कभी भी उसके कोई भी टॉपिक पढ़ने में आपको आगे पीछे के कॉन्सेप्ट से या किसी से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कभी भी आप वो टॉपिक उठा के पढ़ सकते हो। लाइक आपने जो है आप BMC कर लो स्टार्ट, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल कर लो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप जो है उठा के वहाँ से कोई भी सीमेंट का टॉपिक आपने उठा लिया कि आज मैं ये करूँगी या करूँगा। अगर आपकी क्लासेस नहीं होती है या जब ये वीडियो नहीं आती है सपोज़, तो आप अपना एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक ऐसा निकाल लिया करो जिसमें कि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मेरे हिसाब से बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना रहता है, थ्योरी ही है उसमें, ठीक है। आप जितना रिवाइज करोगे उतना आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है। तो आप ये उठा लिया करो, आपने कोई सीमेंट उठा लिया कि आज क्लास नहीं है, आज वीडियो नहीं आई, आप जो है सीमेंट उठाओ, सीमेंट उस टाइम पीरियड में आप अपना सीमेंट को कंप्लीट कर लो, आप कंक्रीट कंप्लीट कर लो इस तरह से, ठीक है। या फिर आपने सर्वेइंग का कोई टॉपिक उठा लिया, सर्वेइंग आप स्टार्ट कर दो, सर्वेइंग का आप कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ लोगे, तो इस तरह से आप अपना पैरेलली जो है वो रिवीजन करते रहो बाकी सब्जेक्ट का भी, ठीक है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मत लेके चलिए, मैंने पहले भी बोला था 2 सब्जेक्ट कम से कम आपके होने चाहिए। और अगर मैं एक सब्जेक्ट नहीं भी करा पाऊँ तो आप एक ऐसा टॉपिक उठाइए जिसको आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, आगे पीछे का कुछ भी ना देखना पड़े, ठीक है। जिसके लिए सबसे अच्छा आपका BMC रहता है। CPM के भी कोई टॉपिक आप उठा सकते हो, ठीक है, CPM का भी आप उठा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप अपना रिवीजन करिए। बाकी मैं तो करा ही रही हूँ और अब आज से आपकी जो वीडियोस रहेंगी वो रेगुलर ही रहेंगी, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम करेंगे सॉइल मैकेनिक्स, जिसका हम मॉड्यूल 1 करेंगे। सर ने आपको डिस्कस किया है कि मॉड्यूल 1 में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स, जिसमें कि इंट्रोडक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, टर्मिनोलॉजीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड द मिसलेनियस, ठीक है। सो ये टॉपिक्स रहेंगे। बाकी दूसरा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें कि फेज डायग्राम रहता है, वॉइड रेशियो क्या है, पोरोसिटी क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मेथड्स ऑफ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, specific gravity, density and unit weight of soil, density index, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टर्म्स एंड द न्यूमेरिकल्स, जो कि इन्हीं से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो आपका ये वाला आप देख रहे हो ना, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सॉइल में, ठीक है। तो इसलिए आपका जो पहला मॉड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हमेशा। कंसिस्टेंसी जो कर्व आपका रहता है उससे क्वेश्चन आता है, तो इसमें कंसिस्टेंसी लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ एटर बॉक्स लिमिट्स इन लेबोरेटरीज, इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो रहते हैं आपके, लाइक प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, फ्लो इंडेक्स है, ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो ये सारी चीज़ें इसके क्वेश्चंस देख लेंगे। बाकी थिक्सोट्रॉपी, एक्टिविटी, सेंसिटिविटी, ठीक, एंड अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग अभी आज कवर करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। सो जो सॉइल है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉइल पढ़ क्यों रहे हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने RCC कंप्लीट किया, तो RCC में हमने बीम्स पढ़े, कॉलम्स पढ़े, फुटिंग पढ़ी, ठीक है, स्लैब पढ़ी। तो ये सारा ही जब हम देखते हैं कि ये सारा ही लोड, ठीक है, जैसे कि ये हमारा स्लैब है,
ठीक है, स्लैब से हमारा जो है ये बीम आ गया, और बीम से हमारा कॉलम है, एंड देन उसके बाद हमारा फुटिंग आता है। ठीक है, यही हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, कि लोड अगर आएगा स्लैब पे आएगा, स्लैब से बीम पे, बीम से कॉलम पे, एंड दैन फुटिंग पे, और फुटिंग से हमारा ग्राउंड पे। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। तो ये जो ग्राउंड सरफेस होता है, यहाँ पे हमारी सॉइल रहती है। तो जो जितना भी लोड है हमारे पूरे स्ट्रक्चर का, वो जा किस पे रहा है, सॉइल पे रहा है। अगर हमारी सॉइल ही अच्छी नहीं है, सॉइल की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम चाहे कितना भी अच्छा बना दें, ठीक है, वो हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं रहेगा। तो इस वजह से हमें सॉइल के बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और जो सॉइल है उसके बारे में और फाउंडेशंस के बारे में भी पढ़ा जाता है इसमें। ठीक है, तो इस वजह से हमें सॉइल पढ़ना ज़रूरी रहता है कि कहाँ की सॉइल कितनी अच्छी है, उसमें मॉइस्चर का कितना कंटेंट है, ठीक है, कितना उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सो ये हमारा सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रो हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्यों सॉइल पढ़ते हैं। बाकी पहला क्वेश्चन हमारे ये है कि सॉइल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सो सॉइल जो है वो एक लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है। ठीक है, ये एक सोलम जो है वो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है, यहाँ से सोलम से लिया गया है सॉइल। इसको फर्दर जब नॉर्मल जब भाषा में बोला गया तो वो सॉइल बोला गया। ठीक है, और इसका मतलब होता है, सोलम का मतलब होता है ग्राउंड और फ्लोर। ठीक है, तो ये मतलब होता है। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख लो, सोलियम लिखा है, सोएला, सोलिया, नन ऑफ दीज। वैसे तो अगर हम स्पेलिंग वाइज जाएँ तो सोलियम तो नहीं है, सोलम है, बट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे सोलियम जो है वो हमारा सिमिलर है सोलम से, तो हम इसको सोलियम भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक, तो अब देखिए जो सॉइल है ना, किस तरह से फॉर्मेशन सॉइल का होता है। ठीक है, सॉइल का जो एक साइकिल होती है, ठीक है, वो इस तरह से होती है कि पहले हमारी जो सॉइल होती है उसकी वेदरिंग होती है। ठीक, वेदरिंग के बाद हमारा सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन रहता है, एंड आफ्टर दैट अपहीवल होता है। ठीक है, तो ये हमारा साइकिल होती है पूरी सॉइल के फॉर्मेशन की। ठीक, वेदरिंग क्या होता है, जो हमारी डिफरेंट रॉक्स होती हैं उनका डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये जो वेदरिंग है ये हमारा दो टाइप से होती है, ये फिज़िकल भी हो सकती है, ठीक है, और केमिकल भी हो सकती है। तो फिज़िकल वेदरिंग कैसे होगी, टेम्परेचर का चेंजेस हो गया, एब्रेशन आ गया, ठीक है, या फिर वेजिंग हो गई, हमारे आइस की वेजिंग हो गई। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फिज़िकल प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से जो हमारी सॉइल होती है उसमें जो रॉक्स होती है उनका वेदरिंग होती है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग भी होती है, लाइक ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस होगा, कार्बोनेशन हो सकता है उस पर्टिकुलर रॉक का। ठीक है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो डिसइंटीग्रेट होती है या इरोड होती है। ठीक है, और फिर वो जो वेदरिंग होती है रॉक्स की, वो वेदरिंग होके वो सॉइल, क्योंकि वो सॉइल में कन्वर्ट होता है, और वो क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, या फिर वो वहीं पे डिपॉजिट भी हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट अगर हो गई सॉइल की, रॉक्स हमारी वेदर हुई, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होके एक दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो गई। ठीक है, तो उस सॉइल को हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। ठीक है, बट अगर हमारी सॉइल डिपॉजिट वहीं पे हो गई है डिसइंटीग्रेट होके या एरोड होके, ठीक है, तो उसे हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। सो सॉइल्स जो होती हैं हमारे, वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है, और एक होती है हमारे पास रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेदर डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स होती हैं वो डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हमारे जो होते हैं उनकी हेल्प से ये जो है वो दूसरे प्लेस पे जाके वहाँ पे सेटल होती है, डिपॉजिट होती है। लाइक ये विंड के थ्रू हो सकती है, विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है, वाटर के थ्रू हो सकती है, आइस हो गए, ग्लेशियर्स हो गए हमारे,
ठीक है। तो इनके थ्रू हमारी जो सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट होती है। बाकी रेसिडुअल सॉइल जो होती है वो डायरेक्ट ही वेदरिंग होके डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद जब ये डिपॉजिट हो जाती है तो अपहीवल होता है। अपहीवल जो होता है वो एक फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स के बनने का। ठीक है। जैसे कि हम माउंटेन्स बनते हैं ना, कि जो हमारी सॉइल होती है वो ऊपर के लिए उठ जाती है और माउंटेन्स फॉर्मेशन होते हैं। तो कुछ जियोलॉजिकल जो फिनोमेनाज होते हैं, लाइक टेक्टोनिक प्लेट्स का जो फिनोमेना होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा माउंटेन्स की फॉर्मेशन होता है और वो सॉइल हमारी फिर से उठ जाती है, एक माउंटेन का शेप ले लेती है और फिर वो डिसइंटीग्रेट होती है। तो ये पूरे साइकिल जो है वो इस तरह से चलती रहती है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स वेदर्ड फ्रॉम पेरेंट रॉक्स, particles tends to be angular, particles tends to be rounded, large fragments of rocks dispersed throughout the mass। ठीक है। तो देखो, जो सॉइल होती है ना हमारी, ये जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती हैं, ठीक है, ये जनरली हमारी राउंडेड शेप की रहती हैं। ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि द पार्टिकल्स टेंड्स टू बी राउंडेड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो सॉइल के फॉर्मेशन का अभी हमने देखा। जियोलॉजिकल हमारी जो साइकिल होती है वो क्या रहती है कि हमारा पहले क्या होता है, वेदरिंग रहता है। ठीक है। आफ्टर दैट अगर सॉइल ट्रांसपोर्ट होगी तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, उसके बाद डिपोजिशन होगा। ठीक है। आफ्टर दैट हमारा अपहीवल हो जाता है। ठीक है। और आफ्टर दैट ये पूरा ऐसे साइकिल हमारा हो जाता है। तो यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा, अप वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड देन अपहीवल। सो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेकस्ट्रन सॉइल और ऑब्टेन फ्रॉम। सो जो लेकस्ट्रन सॉइल्स होती हैं ये हमारी लेक से हमको ऑब्टेन होती हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग लेकस्ट्रन सॉइल बोलते हैं। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद। ठीक है। सो कोलैप्सिबल सॉइल्स वो होती हैं जिनके अंदर बहुत ही कम स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। सो ये लूजली बॉन्डेड होती हैं कोलैप्सिबल सॉइल। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखो, ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी क्या होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी एक्सपेंसिव सॉइल है। ठीक है। लेटराइट सॉइल भी हमारी इसमें नहीं आएगी। ठीक है। तो जो कोलैप्सिबल सॉइल है वो हमारी है लोएस्ट सॉइल। ठीक है। ये जो लोएस्ट सॉइल है वो कोलैप्सिबल सॉइल होती है। ठीक है। तो इसको ये जो होती है ये लूजली बॉन्डेड होती है। ठीक है। इट इज़ लूजली सीमेंटेड, यू कैन से कि लूजली सीमेंटेड होते हैं इसके पार्टिकल्स। ठीक है। और ये बहुत ईजिली कोलैप्स हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग कोलैप्सिबल सॉइल बोलते हैं। एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय, एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये जो होती है ये ट्रांसपोर्टेड होती है विंड से। ठीक है। तो विंड से ट्रांसपोर्टेड जो सॉइल रहती है वो लोएस्ट सॉइल रहती है। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोम। लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ। ठीक है। सो लोम जो होती है ना वो एक तरीके की सॉइल होती है जिसमें कि सैंड, सिल्ट और क्ले, इन तीनों का मिक्सचर होता है। ठीक है। तो सैंड प्लस सिल्ट एंड प्लस क्ले, ये तीनों ही मिक्स होके आपको लोम सॉइल देते हैं। ठीक है। लोम सॉइल हमारा बना देते हैं, तीनों के मिक्सचर से हमारी लोम सॉइल बनती है। और ये जो सॉइल होती है लोम, इसको हम लोग गार्डन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है। ये गार्डन सॉइल भी होती है बिकॉज ये एक अच्छी सॉइल है। ठीक है। इसमें प्रोपोर्शन अच्छे से होते हैं बिकॉज हमें पता है कि जो क्ले है वो हमारी इम्परमिएबल सॉइल है। ठीक है। बट सैंड हमारी हाईली परमिएबल है। ओके। और सिल्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है। क्ले पोरस है और सैंड भी पोरस है। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि क्ले में प्लास्टिसिटी अच्छी होती है, सैंड की प्लास्टिसिटी अच्छी नहीं होती है, तो और सिल्ट की प्लास्टिसिटी इन बिटवीन होती है। तो जब ये तीनों मिक्स होती हैं तो जो जो कमी है जिस चीज़ों की वो पूरी हो जाती है और एक अच्छी सॉइल हमारी बन के निकल के आती है। ठीक है। इसी को हम लोग लोम सॉइल बोलते हैं। तो इसमें मिक्सचर हो जाएगा सैंड, सिल्ट एंड क्ले का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेशन लेस सॉइल। ठीक है। तो सॉइल हमारी क्या होती है, दो तरीके की होती है सॉइल। एक होती है कोहेसिव सॉइल। ठीक है। कोहेसिव सॉइल। ठीक है। और एक होती है कोहेशन लेस सॉइल। ठीक है। कोहेशन लेस सॉइल। तो जो कोहेसिव सॉइल्स होती हैं उनका एग्जांपल रहता है आपका क्ले और सिल्ट। ठीक।
तो ये दो सॉइल्स होती हैं जो कि कोहेसिव होती हैं, और जो कोहेशन लेस सॉइल्स होती हैं वो हमारी होती है सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इनको देखो कोहेशन लेस और नॉन कोहेसिव सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो सिल्ट नहीं होगा, वो क्ले नहीं होगा, सैंड होगा। ठीक है, तो सैंड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉइल इंजीनियरिंग द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम इज नोन एज। ठीक है, तो देखिए अब इसको पढ़ने से पहले आप सबसे पहले 3 फेज डायग्राम सीख लीजिए सॉइल का क्या रहता है। अगर हम 3 फेज डायग्राम की बात करें, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ 3 फेज डायग्राम से ही निकल के आती हैं, तो 3 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल में लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, 3 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो अगर कोई सॉइल है, नॉर्मल सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, तो उसका जो 3 फेज डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये बोल सकते हैं, इस तरह से लिख कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो 3 फेज डायग्राम होता है इसमें क्या होता है कि कुछ सॉइल का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, ये हमारा 3 फेज डायग्राम है, जिसमें कि अगर हमारी सैचुरेटेड सॉइल है तो उसमें सॉलिड्स भी होंगे, वाटर भी होगा और एयर भी होगा। ठीक है, तो जब हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऐड होता है। ठीक है, अब इन्हीं टर्म्स को अगर मैं वेट के टर्म्स में बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि जो वेट होता है एयर का वो ज़ीरो होता है, हम वेट एयर का तो ले ही नहीं सकते, तो हम वाटर का वेट लेते हैं, जो कि वेट ऑफ वाटर हो गया और वेट ऑफ सॉलिड हो गया। ठीक है, तो जब हम टोटल वेट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड होता है। और जो वोइड्स होते हैं, ठीक है, सिंस जो वोइड्स रहते हैं वो आपके सॉइल में एयर और वाटर की वजह से होते हैं, इसलिए जब भी हम वॉल्यूम ऑफ वोइड्स निकालते हैं तो उसमें हम वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ वोइड्स में वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। अब इसी के ही थ्रू बाकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप फाइंड आउट करते हो इन्हीं के टर्म्स में। ठीक है, तो ये आपका 3 फेज डायग्राम हो गया। ऐसे ही आपका 2 फेज डायग्राम होता है। ठीक है, 2 फेज डायग्राम तब होता है जब आपकी सॉइल या तो ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है। ठीक है, कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल, एक सेकेंड, कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल या फिर कम्प्लीटली ड्राई सॉइल। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में आपका जो डायग्राम रहता है वो 2 फेज हो जाता है। बिकॉज अगर हम कम्प्लीटली सैचुरेटेड की बात करेंगे, ठीक है, तो कम्प्लीटली सैचुरेटेड में क्या होगा कि सॉइल में सिर्फ सॉइल के सॉलिड्स होंगे और वाटर होगा। ठीक है, तो जो सॉइल हमारा जो रहेगा वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये सॉइल के सॉलिड्स हैं। ठीक है, बाकी इसमें आपको वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, एंड दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो गया है। तो जब आप इस केस में टोटल वॉल्यूम निकालोगे तो आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वोइड्स जो होंगे वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वोइड्स वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होते हैं। एंड अब अगर मैं कम्प्लीटली ड्राई सॉइल की बात करूँ, ठीक है, तो इस केस में आपके पास सॉइल सॉलिड्स रहेंगे
ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, सिर्फ एयर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो जब सॉइल सॉलिड्स और एयर है, कम्प्लीटली ड्राई है, उसमें से आपने वाटर बिल्कुल भी निकाल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेट ऑफ वाटर होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एंड वॉल्यूम ऑफ वोइड्स जो होगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फॉर कम्प्लीटली ड्राई सॉइल। सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस था 2 फेज़ डायग्राम का और 3 फेज़ डायग्राम का। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इन सॉइल इंजीनियरिंग द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम इज़ नोन एज। ठीक है, वी नो कि जो एयर कंटेंट रहता है हमारा, एयर कंटेंट, ठीक है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वोइड्स। ठीक है, सो जितने वॉल्यूम ऑफ वोइड्स हैं उसमें कितना एयर का कंटेंट है वो हमारा एयर कंटेंट बताता है। ठीक है, बट अगर हमें परसेंटेज एयर वर्ड्स देखना है तो हम टोटल वॉल्यूम अब इसी वी को अगर हम टोटल वॉल्यूम के साथ देख लेते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाता है परसेंटेज एयर वर्ड्स। ठीक है, कि टोटल जो हमारा वॉल्यूम है उसमें कितना एयर का वर्ड्स है या कितना एयर का वॉल्यूम है वो हमारा परसेंटेज एयर वर्ड्स बताता है। ठीक है, सो ऑप्शन ये सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन सैंडी सॉइल हुज सॉइल ग्रेन्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म साइज द थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो इज़। ठीक है, थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो पूछा है, अगर स्फेरिकल साइज़ है हमारे सॉइल ग्रेन्स का, ठीक है, और यूनिफॉर्म साइज़ है। ठीक है, सो वी नो कि जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन और है कि फॉर अ सैंडी सॉइल विद यूनिफॉर्म स्फेरिकल सॉइल द मैक्सिमम वॉइड रेशियो। सो आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम आपका वॉइड रेशियो रहता है वो आता रहता है 0.91। ठीक है, दिस इज़ योर मैक्सिमम वॉइड रेशियो। इसी में ही आप अगर मैक्सिमम पोरोसिटी देखते हो तो मैक्सिमम पोरोसिटी आपकी रहती है 0.476। ठीक है, और आपको इसमें क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, समटाइम्स दे विल आस्क कि आपको मिनिमम वॉइड रेशियो कितना रहेगा। सो मिनिमम जब आप वॉइड रेशियो की बात करते हो, ठीक है, ये आपका रहता है इन लूजेस्ट स्टेट। ठीक है, लूजेस्ट स्टेट में जब आपकी सॉइल रहती है तो उस केस में जब आप थ्योरेटिकली फाइंड आउट करते हो, इसमें आपने देखा होगा क्यूबिकल एरे और रोम्बोहेड्रल और इस तरह से जब हम एरे के फॉर्म में जब निकालते हैं, ठीक है, तो लूजेस्ट स्टेट में हमारा वॉइड रेशियो और पोरोसिटी इस तरह से निकलता है, और जब डेंसेस्ट स्टेट होती है तो मिनिमम वॉइड रेशियो आपको मिलता है जो कि होता है 0.35। ठीक है, और ऐसे ही आपको मिनिमम पोरोसिटी मिल जाता है विच इज़ 0.26। ठीक है, सो ये आपका डेंसेस्ट स्टेट में आपको वॉइड रेशियो और पोरोसिटी मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम वॉइड रेशियो पूछा है तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस इन परसेंट इज। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका जो रहता है वो रहता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक सेकेंड, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, दिस इज़ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, और इस डिग्री ऑफ सेचुरेशन की जो वैल्यू रहती है हमारी, बिकॉज अगर हम देखें तो अगर हमारी कम्प्लीटली अगर हमारी ड्राई सॉइल है तो उस केस में फॉर कम्प्लीटली ड्राई सॉइल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम फॉर कम्प्लीटली सेचुरेटेड सॉइल की बात करें सो इन दिस केस जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमको मिलेगा, ठीक है, कम्प्लीटली सैचुरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों देखते हैं, बट कम्प्लीटली सैचुरेशन के लिए ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा,
VW विच इज़ 1। ठीक है, जब इसको परसेंट में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की कंपैरिजन में कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कभी भी आपकी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। और अगर परसेंटेज की बात करोगे तो 100 से बड़ी नहीं हो सकती, 100 के बराबर हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है। सो इसकी लिमिट है 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। विच मैथड इज़ यूज टू मेजर द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ नोन। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो कौन सा मेथड आप वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए करते हो। ठीक है, वैसे तो ये सारे ही मेथड आपके वाटर कंटेंट को फाइंड करने के ही हैं। अल्कोहल मेथड से भी फाइंड करते हो, ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, ठीक है, पिक्नोमीटर मेथड। बट व्हेन यू नो द स्पेसिफिक ग्रेविटी आप पिक्नोमीटर मेथड को यूज़ करते हो, बिकॉज पिक्नोमीटर मेथड के अकॉर्डिंग जो हम वाटर कंटेंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 कैपिटल G माइनस 1 बाई कैपिटल G माइनस 1। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला रहता है, और जिसमें ये जो G रहता है ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। ठीक है, ये आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी तभी आप इस फॉर्मूला से अपना वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब पिक्नोमीटर मेथड का हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये आप देख लो कि पहले हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर से फाइंड करते हैं, और उसके बाद जब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चलती है तो हम उससे वाटर कंटेंट भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड्स के लिए यूज़ किया जाता है पिक्नोमीटर, क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली हम लोग 2.6 मानते हैं, जो हमारी सैंड रहती है उसका 2.6 या फिर 2.65। ठीक है, ये हमारा सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज़ द रेशियो ऑफ। ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है, मतलब द सॉइल इज सैचुरेटेड। ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल व्हेन इट इज़ फुली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट टू टोटल वॉइड्स। सो टोटल वॉइड से आप कर दोगे तो यूनिट वेट ये कैसे हो सकता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। टोटल वॉल्यूम टू सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट, ये भी गलत है। टोटल वॉइड्स टू सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट है तो यूनिट वेट के ही इक्वल होगा ना, उसकी आप चेंज थोड़ा कर दोगे। तो यहाँ पे सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है कि बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल व्हेन इट इज़ फुली सैचुरेटेड। तो जब सॉइल आपकी फुली सैचुरेटेड होगी उसका जो बल्क यूनिट वेट होगा वही आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा। सो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्रैनुलर सॉइल इज गिवन बाय द रिलेशन। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है इसको हम लोग डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ID से डिनोट करते हैं, ID से, इसको हम लोग डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं और रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसकी हेल्प से हम बताते हैं हमारी जो सॉइल है वो कितनी डेंस है। ठीक है, लेस डेंस है, हाईली डेंस है, तो ये इसके हेल्प से, डेंसिटी इंडेक्स की हेल्प से हमको पता चलता है उसकी डेंसिटी के बारे में। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं E max माइनस E अपॉन E max माइनस E मिनिमम इंटू 100। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है डेंसिटी इंडेक्स का या फिर रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक, तो इसको हम लोग ना डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, सिंस हमें पता है कि जो E होता है वो 1/ρ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ρ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर हमारे पास E max होगा तो उसकी जगह पे हमारे पास ρ मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम फाइंड आउट करेंगे ID ρ के टर्म्स में, तो ये डायरेक्टली आप याद कर लीजिए, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका ρ माइनस ρ मिनिमम डिवाइडेड बाय ρ मैक्स माइनस ρ मिनिमम इंटू ρ मैक्स बाई ρ। ठीक है, तो ये डेंसिटी के टर्म्स में आपका ये फॉर्मूला रहता है। इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। ठीक है, कि E मैक्स के लिए ρ मिनिमम हो जाए। ठीक है, ये ρ मैक्स इंटू ρ मिनिमम इंटू 100, ये आपका डेंसिटी के टर्म में ये फॉर्मूला बन जाता है आपका डेंसिटी इंडेक्स का। ठीक है, तो कभी कभी इस टर्म में भी आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि आपको ई ना दिया हो, आपको डेंसिटी दी हो, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है,
सो ये आपका फॉर्मूला था। विच इसमें आंसर आपका कौन सा रहेगा, ई मैक्स माइनस सी अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा रिलेशन गलत है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी बाई एस। वी नो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस ई इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप याद कर लो, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हमेशा पूछा जाता है। इस रिलेशन पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ई इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू बाई एस, तो ये तो सही है रिलेशन। बाकी गामा सेचुरेटेड की बात करेंगे तो गामा सेचुरेटेड हमारा क्या होता है, बिकॉज गामा बल्क हमें पता है जी प्लस एक जो रिलेशन होता है ना गामा बल्क का, वो होता है जी वेट ये रिलेशन होता है जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो फॉर सेचुरेटेड सॉइल अगर सेचुरेटेड है तो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको हम लोग गामा सेचुरेटेड लिख सकते हैं ना, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपका ये वाला भी टर्म सही है। बाकी गामा ड्राई हमें पता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। ठीक है, बिकॉज गामा ड्राई में एस की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो जब एस की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी गामा ड्राई की। ठीक है, तो ये टर्म भी सही है। बाकी ई की बात करेंगे तो ई जो होता है हमारा वो वॉइड रेशियो होता है। ठीक है, ई इज़ अ वॉइड रेशियो। ठीक है, और ई को हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो जो सॉइल के सॉलिड्स हैं उनके कंपैरिजन में जब हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को देखते हैं तो हमारा ये वॉइड रेशियो आता है। ठीक है, तो जो पोरोसिटी आपकी रहेगी, पोरोसिटी जो होती है, ठीक है, ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जब आप निकालते हो तो इन दोनों का एक रिलेशन आ जाता है ई इज इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, अगर आपको पोरोसिटी दी है और वॉइड रेशियो निकालना है तो यहाँ से आप निकाल लेते हो। ठीक है, और अगर आपको वॉइड रेशियो दिया है और पोरोसिटी निकालना है तो ई अपॉन 1 प्लस ई, इस फॉर्मूले से आप पोरोसिटी फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ई अपॉन ई इक्वल्स टू 1 माइनस एन बाई एन, तो ये गलत है, एन अपॉन 1 माइनस एन होता है हमारा वॉइड रेशियो। ठीक है, सो दिस इज़ रॉन्ग, मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो एस प्लस ई डब्ल्यू प्लस जी नहीं, अभी हमने देखा कि जो रिलेशन होता है हमारा वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन में, वो हमारा रेशियो होता है एस ई इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। सो एस ई इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू आपका रिलेशन है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा एस ई इक्वल्स टू जी डब्ल्यू, सो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे भी वही है, सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉइड रेशियो एट द डेंसेस्ट, लूजेस्ट एंड द नेचुरल स्टेट ऑफ द सैंड डिपॉजिट आर 0.6, 0.2 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। रिलेटिव डेंसिटी फॉर द डिपॉजिट विल बी। ठीक है, वी नो कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है या फिर जिसको हम लोग डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, आई डी, ये हमारी क्या होती है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ठीक है, एंड यहाँ दिया है कि डेंसेस्ट स्टेट में वॉइड रेशियो, वी नो फॉर डेंसेस्ट स्टेट, जब डेंसेस्ट स्टेट होगी, ठीक है, बहुत डेंस सॉइल है तो वहाँ पे वॉइड रेशियो हमारे बहुत ज़्यादा कम होंगे, तो हमें ई मिनिमम मिलेगा। सो ई मिनिमम की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 0.6। ठीक है, लाइकवाइज लूजेस्ट स्टेट में क्या रहेगा, लूजेस्ट स्टेट में आपको ई मैक्स मिलेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.2। ठीक है, एंड द नेचुरल स्टेट ऑफ अ सैंड, नेचुरल स्टेट की बात करेंगे तो ई की जो वैल्यू दे रखी है इट इज़ 0.4। ठीक है,
तो चलो फिर डिग्री रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. सो रिलेटिव डेंसिटी जो हमारा रहेगा आई डी इक्वल्स टू ई मैक्स. ई मैक्स हमारा कितना दे रखा है 0.2 माइनस ई विच इज़ 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0.6 इंटू 100. ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 100. तो ये आपका आ जाएगा 50%. ठीक है, तो यहाँ से आपका 50% आ जाएगा. ऑप्शन आपका सी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सॉइल्स ए एंड बी हैव देयर वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 0.6 रेस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ देयर पोरोसिटीज विल बी. पोरोसिटीज़ का रेशियो पूछा है, वॉइड रेशियो आपको दिया है. ठीक है, ई ए आपको दिया है 0.50, ई बी दिया है 0.60. ठीक है, पोरोसिटीज़ का रेशियो पता है. सो वी नो कि जो अब हम पोरोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ई ए अपॉन 1 प्लस ई ए. ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली एन बी निकलेगा तो वो हो जाएगा ई बी अपॉन 1 प्लस ई बी. ठीक, सो एन ए अपॉन एन बी जो हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई ए अपॉन 1 प्लस ई ए इंटू 1 प्लस ई बी अपॉन ई बी. ठीक है, अब आप इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लोगे, आपका रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पोरोसिटी ऑफ टू सॉइल सैम्पल्स आर एन ए 40% एन बी 60%. व्हाट विल बी द वॉइड रेशियो. ठीक है, सो ये भी सिमिलर ही है. आपको पोरोसिटी दे रखी है एन ए और एन बी की और आपको वॉइड रेशियो बताना है. सिंपली वही सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दोगे. अब आपको पोरोसिटी दी है तो वी नो कि अगर हमें पोरोसिटी पता है और वॉइड रेशियो निकालना है तो वो जाएगा एन ए अपॉन 1 माइनस एन ए. और ऐसे ही जो ई बी हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी अपॉन 1 माइनस एन बी. तो यहाँ से आप ई बी अपॉन ई ए का रेशियो फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ द वॉइड रेशियो 0.67, वाटर कंटेंट 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68, तो द डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको बताना है. क्या क्या पता है आपको. यू नो द वॉइड रेशियो विच इज़ 0.67. ठीक है, एंड वाटर कंटेंट मीन्स डब्ल्यू की वैल्यू पता है 1.88 एंड 0.188 0.188 ये आपका वाटर कंटेंट हो गया. स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी हो गई 2.68. ठीक है, और आपको एस बताना है. स्पेसिफिक ग्रेविटी जी से डिनोट करते. ठीक है, तो यहाँ पे हम वही एस ई इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एस हमें बताना है तो जी डब्ल्यू अपॉन ई हो जाएगा. ठीक है, जी हमें दिया है 2.68 मल्टीप्लाइड बाय 0.188 डिवाइडेड बाय 0.67. ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लोगे. ओके, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अ सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 15%. द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल. ठीक है, तो आपको बल्क यूनिट वेट पता है जो कि है 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, इसको बल्क डेंसिटी बोल रहे हैं हम लोग. और ये जो दिया है गामा डी आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, और वाटर कंटेंट दिया है विच इज़ 15%. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो आपका गामा डी होता है उसका फॉर्मूला होता है गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू. ठीक है, जब 1 प्लस डब्ल्यू से जब आप गामा बल्क को डिवाइड करोगे तो आपको ड्राई डेंसिटी मिल जाती है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.3 अपॉन 1 प्लस इसको हम 0.15 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 0.15. ठीक है, सो 2.3 डिवाइडेड बाई 1.15. ओके, तो यहाँ से इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ से आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. वाटर कंटेंट दिया है और ड्राई डेंसिटी. फिर से वही सेम फॉर्मूला आपको लगाना है. जब भी आपको बल्क डेंसिटी दिया हो, वाटर कंटेंट दिया हो और ड्राई डेंसिटी फाइंड करनी है तो ड्राई डेंसिटी आपकी निकलती है गामा बी बाई 1 प्लस डब्ल्यू. ये फॉर्मूला है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ये आप याद रख लिएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप फाइनली वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%. इफ़ वॉइड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट देन द बल्क डेंसिटी फॉर वाटर कंटेंट ऑफ 20% विल बी. सो बल्क डेंसिटी आपको दी हुई है 17
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, एंड वाटर कंटेंट दिया है 10% का, ठीक है। कह रहा है कि अगर वाटर कंटेंट आपका 20% हो गया तब कितनी बल्क डेंसिटी होगी। देखो, एक ये W1 है और ये W2 है, 20%, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। सिंस देखो सॉइल हमारी तो सेम है, सॉइल जो है वो हमारी सेम है, तो जो ड्राई यूनिट वेट होगा या जो ड्राई डेंसिटी होगी वो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। तो गामा डी तो दोनों में ही सेम रहेगा, तो गामा डी विल बी सेम इन बोथ केसेस, ठीक है, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट आपका थोड़ा चेंज होता है। तो ड्राई यूनिट वेट आपका चेंज नहीं होगा, तो वो सेम रहेगा। अगर हमें दोनों में गामा डी वन इक्वल्स टू गामा डी टू कर दूँ, ठीक है, और इसमें फॉर्मूला में लगा दूँ गामा बी वन अपॉन वन प्लस W1 इक्वल्स टू गामा बी टू अपॉन वन प्लस W2, तो यहाँ से मुझे गामा B2 मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा वन प्लस W2 अपॉन वन प्लस W1 इंटू गामा B1, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो आपका W2 कितना दे रखा है, 1 प्लस 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2 अपॉन 1.1 इंटू 17, ये हो जाएगा। सो आपका आंसर आएगा 18 पॉइंट समथिंग, एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना यहाँ पे कुछ ये मिस्टेक है। इट इज़ 17.6, बिकॉज देखिए यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, तो अगर ये 17.6 होता है, सपोज़ अगर मैं इसको 17.6 मानूंगी, तो 17.6 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से, यह जाता है 2112, ठीक है, ये वैल्यू आती है आपकी। सो 21.12, इसको अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगी तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं इसको, ठीक है। सो आंसर आपका हो जाएगा 19.2, ठीक है, ऑप्शन बी, ओके। ये इस तरह से फाइंड आउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोहेसिव सॉइल yield a maximum dry density of 16 kilonewton per meter cube during a standard Proctor compaction test. What would be its void ratio? स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पता है, आपको क्या निकालना है, वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंस गामा डी क्या होता है, ये होता है जी गामा W अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 प्लस ई इक्वल्स टू जी गामा W अपॉन गामा डी, ई इज इक्वल्स टू जी गामा W अपॉन गामा डी -1, ठीक है। तो ये हो जाता है। सो अब ई की जो वैल्यू है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.60, ठीक है, और गामा W कितना है, ये हम ले लेंगे गामा W किलो न्यूटन में हम लोग ले लेते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको मैंने 10 ले लिया, डिवाइडेड बाय गामा डी कितना दिया है 16, तो ये 16 हो गया।
ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ये ऐसे फाइंड आउट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A soil sample has bulk density of 21 kilonewton per meter cube and water content 8%. Dry density of the sample is. तो सैम्पल की ड्राई डेंसिटी आपको फाइंड करनी है, बल्क डेंसिटी दी है और वाटर, इसमें सेम वही फार्मूला, फिर से वही फार्मूला, ठीक है, गामा अपॉन 1 + W, ये आप फार्मूला लगा देना। देख रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप इसको आप 5 स्टार लगा लो, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड में 2013 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ड्राई यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 1.9 ग्राम पर cc एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.66, व्हाट विल बी द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक, सो वी नो कि जो गामा डी होता है वो होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + E। ठीक है, इसी को हम लोग जब हम पोरोसिटी के टर्म्स में लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - n × जी गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से आपका ये एक फार्मूला है और ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि जब हम, ये फार्मूला तो सबको पता होता है, ये फार्मूला तो सब याद करते हैं ड्राई डेंसिटी का, बट ये दिस फार्मूला इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पोरोसिटी दी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर लोगे। ठीक है, आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा कि आपने पहले वर्ड रेशियो में निकाला फिर पोरोसिटी निकाल लो, आप डायरेक्टली पोरोसिटी फाइंड करके यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या निकालना है, बिकॉज 1 - n जी गामा डब्ल्यू है, यहाँ से हमें पोरोसिटी फाइंड करनी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गामा डी अपॉन जी गामा डब्ल्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 - गामा डी बाई जी गामा डब्ल्यू = n। तो n = आपका हो जाएगा 1 - ड्राई डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 1.9 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 2.65। ठीक है, 2.65 एंड वी नो कि जो गामा डब्ल्यू होता है जब ग्राम पर cc होता है तो उसको हम लोग 1 ग्राम पर cc लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। सो इसको आप फाइंड आउट कर लो ऐसे करके। ठीक है, (15/53). सो ऑप्शन आप यहाँ से देख लो। परसेंटेज में निकालना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम 53 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 2 टाइम्स ही जाएगा। (28.3) आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 28.3%। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ वेट सॉइल हैज़ अ मास ऑफ 12 kg। ऑन ओवन ड्राइंग द मास रिड्यूसेस टू 10 kg, देन वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो वेट सॉइल थी, ठीक है, उसका जो मास था वो 12 kg था। जब ओवन ड्राई किया तो हमारा जो मास आया वो 10 kg हो गया। अब पूछ रहा है वाटर कंटेंट। देखो जो वाटर कंटेंट होता है आपका वो क्या रहता है, वाटर कंटेंट होता है आपका वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये आपका वेट रहता है। सो अगर हम यहाँ से वेट ऑफ वाटर निकालें, वी नो कि जो वेट ऑफ वेट सॉइल है वो कितना दे रखा है हमें 12 kg। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है वेट ऑफ ड्राई सॉइल। सो जो वेट है ड्राई सॉइल का उसका वेट आपको दिया है 10 kg। मीन्स ये हो गया आपका वेट ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि ड्राई सॉइल है तो उसमें सिर्फ सॉलिड्स होंगे और एयर होगी, एयर का कोई वेट नहीं होता, तो ये टोटल आपका वेट ऑफ सॉलिड्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब आप वाटर कंटेंट निकालोगे तो पहले हम वेट ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। सो वेट ऑफ वाटर हमारा क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू सॉइल में से अगर हम वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस कर दें मीन्स 12 - 10, तो यहाँ से 2 kg हमारा वेट ऑफ वाटर आ गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट वाटर कंटेंट जो आएगा वो आ जाएगा
वेट ऑफ वाटर विच इज़ 2 एंड द वेट ऑफ सॉलिड्स विच इज़ 10। ठीक है, तो ये 0.2 आपका वाटर कंटेंट आ गया। ठीक है, सो अगर आप इसको परसेंटेज में देखोगे तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 20% आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2% भी दिया है, 20%, तो गड़बड़ाइएगा नहीं, 20% ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर कंटेंट वेयर फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर विल नॉट रिजल्ट इन एनी सॉइल वॉल्यूम रिडक्शन इज नोन एज। द वाटर कंटेंट वेयर फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर विल नॉट रिजल्ट इन एनी सॉइल वाटर रिडक्शन। ठीक है, कि मतलब वाटर में आप चेंज कर रहे हो, अगर आप लॉस ऑफ मॉइस्चर करोगे बट वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कर्व पढ़ते हैं, ये कंसिस्टेंसी कर्व होता है। ठीक है, इसको हम लोग एटर बॉक्स लिमिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कर्व बनाते हैं वाटर कंटेंट और वॉल्यूम में। ठीक है, सो वाटर कंटेंट और वॉल्यूम में एक कर्व बनता है जो कि कुछ इस तरह से रहता है कि लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये एक जो वाटर कंटेंट होता है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ तक हमारा जो सॉइल रहता है उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, बट इस वाटर कंटेंट से, जब ये वाले वाटर कंटेंट से जैसे ही आप वाटर कंटेंट बढ़ाओगे आपका वॉल्यूम जो है वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो वाटर कंटेंट होता है, जिस वाटर कंटेंट तक हमारा वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो वाटर कंटेंट हमारा श्रिंकेज लिमिट कहलाता है। ठीक है, मतलब द वाटर कंटेंट एट द श्रिंकेज, तो श्रिंकेज लिमिट इसको हम लोग बोलते हैं। और इसके आगे हमारी प्लास्टिक लिमिट होती है और उसके आगे हमारे पास लिक्विड लिमिट होती है। ठीक है, तो इसको, ये जो लिमिट्स होती हैं, ये हमारा जो भी सॉइल का ये जो ग्राफ होता है इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये होता है सेमी सॉलिड, दिस इज प्लास्टिक और ये लिक्विड। ठीक है, तो जब भी हमारी जो वाटर कंटेंट है वो हमारा श्रिंकेज लिमिट से कम होता है, ठीक है, तो सॉइल हमारी सॉलिड स्टेट में रहती है और उसका कोई भी वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होता। आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि अगर हम वाटर कंटेंट, अगर मैं थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में चलूँ, ठीक है, कि लिक्विड लिमिट थी, लिक्विड लिमिट से जब हमारा वाटर प्लास्टिक लिमिट पे आया तो हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंजेस हुए, वॉल्यूम डिक्रीज़ किया। जब हम प्लास्टिक लिमिट से श्रिंकेज लिमिट पे आएंगे तब वॉल्यूम और डिक्रीज़ करेगा और जो स्टेट रहेगी वो सेमी सॉलिड स्टेट रहेगी। ठीक है, बट अगर हम वाटर कंटेंट हमारा श्रिंकेज लिमिट से कम कर देते हैं तो फिर हमारे वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मानते हैं कि जो हमारी सॉइल है एट दिस, द सॉइल इज़ कंप्लीटली सैचुरेटेड। ठीक है, इसमें ये माना जाता है कि जो सॉइल है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड है। ठीक है, और आप इसमें वाटर कंटेंट कम भी करोगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, एंड दैट इज़ श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका हो गया। टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट इन द फ्लो कर्व द वाटर कंटेंट इज़ प्लॉटेड ऑन। ठीक है, तो जो फ्लो कर्व होता है, फ्लो कर्व में हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जो कि हमारा रहता है लॉग एन का, और यहाँ पे आपका वाटर कंटेंट रहता है। ठीक है, तो जो फ्लो कर्व होता है, जब हम लिक्विड लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं तो ये फ्लो कर्व बनाया जाता है जिसमें कि हम लोग नंबर ऑफ़ ब्लोज, जितने भी नंबर ऑफ़ ब्लोज दे रहे हैं कि कितने वाटर कंटेंट पे कितने नंबर ऑफ़ ब्लोज हमें देने हैं, उसके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं और इसको हम लोग लॉग पे लेते हैं नंबर ऑफ़ ब्लोज को। ठीक है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग कर्व रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा कर्व बनता है, और इस कर्व में अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो अगर मैंने N1 नंबर ऑफ़ ब्लोज पे देखा तो मुझे W1 वाटर कंटेंट मिला और N2 पे मुझे W2 वाटर कंटेंट मिला। तो इस कर्व का जो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, ठीक है, इसी को करते, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। ठीक है, इसी को हम लोग फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारा जो सॉइल है उसमें लिक्विड लिमिट कितनी है। ठीक है, और उससे हमारी श्रिंकेज स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। ठीक, तो फ्लो इंडेक्स हम कैसे फाइंड करते हैं? फ्लो इंडेक्स जो होता है वो हमारा होता है W1 माइनस W2 अपॉन
log n2 माइनस log n1, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसको हम लोग W1 माइनस W2 अपॉन log n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग IF से डिनोट करते हैं और ये हमारा फ्लो इंडेक्स होता है। ठीक है, ये होता है। सो दिस इज़ द फ्लो कर्व एंड इसमें पूछ रहा है कि वाटर कंटेंट कौन सी एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो वाटर कंटेंट हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग लिस्ट डज नॉट पोजेस दिस प्लास्टिसिटी, किसमें प्लास्टिसिटी नहीं है। ठीक है, तो बेंटोनाइट में अच्छी खासी प्लास्टिसिटी होती है। ठीक है, काउलिनाइट में भी प्लास्टिसिटी होती है, क्लेस तो प्लास्टिक ही होती हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉक फ्लोर जो है उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा किस में होता है। ठीक है, अगर हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करें, इसको हम IP से डिनोट करते हैं और ये होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसको। दिस इज़ आर लिक्विड लिमिट एंड दिस इज़ आर प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, सो लिक्विड लिमिट क्या होती है, लिक्विड लिमिट में हम क्या करते हैं कि हमारा जो सॉइल सैंपल होता है उसमें एक सर्टेन वाटर कंटेंट हम लोग ऐड कर देते हैं और उस वाटर कंटेंट ऐड करने के बाद हम लोग दो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, कैसाग्रांडे और हमारे पास ASTM। तो ये दो ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम लोग एक ग्रूव बना लेते हैं और फिर उसमें नंबर ऑफ़ ब्लोज दिए जाते हैं। ठीक है, फिर उन नंबर ऑफ़ ब्लोज के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज में जो वो ग्रूव है वो फिल कर गया है। ठीक है, इसी तरह से हमारी तो हमारा जो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड रहते हैं फॉर लिक्विड लिमिट, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ब्लोज लिक्विड लिमिट के लिए 25। तो 25 पे हम देख लेते हैं कि कितना हमारा वाटर कंटेंट आया है। इस वाटर कंटेंट पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज देना है टू फिल दैट ग्रूव, वो हमारा लिक्विड लिमिट होता है। और प्लास्टिक लिमिट हमारा होता है कि हम जो वो वाटर कंटेंट जिस पे जो सॉइल की कंसिस्टेंसी है उस तरह से हो जाए कि हम उसको सॉइल को एक 3 mm के थ्रेड में कन्वर्ट कर सकें। 3 mm के थ्रेड में अगर हमारा जो सॉइल है वो अगर उस तरह से मोल्ड हो जा रहा है तो वो हमारी प्लास्टिक लिमिट होती है, वो वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट कहलाता है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहता है। ठीक है, और ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है इसमें आपको कुछ एक टेबल है जो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आप याद रख लेना, यहाँ पे वैल्यू रहेगी और ये है आपका IP। तो इसकी वैल्यू जब 0 है तो ये आपको बोलते हैं नॉन प्लास्टिक। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से 7 रहती है तो ये आपका प्लास्टिक हो जाता है, या इसको हम बोल सकते हैं स्लाइटली प्लास्टिक। 7 to 17 मॉडरेट प्लास्टिक। ठीक है, एंड इफ इट इज़ मोर देन 17 देन इट इज़ हाईली प्लास्टिक। ठीक है, तो ये टेबल है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है और इसमें एक और, इस टेबल को आप पूरा और बना लें ऐसे करके। ठीक है, तो मैं इसको सही से ही बता देती हूँ, एक सेकंड रुको आप। ठीक है, ये आपकी टेबल हो जाती है। ठीक है, नॉन प्लास्टिक, ये हो गई आपकी प्लास्टिक या फिर स्लाइटली प्लास्टिक, मॉडरेटली प्लास्टिक एंड हाईली प्लास्टिक। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, और अगर आप सॉइल की बात करेंगे तो ये आपकी जब 0 होती है तो उसको हम सैंड बोलते हैं, जब नॉन प्लास्टिक होती है। ठीक है, 0 से 7 में आपका सिल्ट हो जाता है विच इज़ अ स्लाइटली प्लास्टिक। ठीक है, 7 से 17 में ये आपकी सिल्टी क्ले कहलाती है और मोर देन 17 में इट इज़ क्ले। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किसके लिए होती है, क्ले के लिए। हमने देखा क्ले के लिए मैक्सिमम होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल शो। श्रिंकेज लिमिट, अभी मैंने कर्व देखा कि ये जो कर्व था आपका, ठीक है, ये दिस इज़ आवर श्रिंकेज लिमिट।
तो इसके जब नीचे आप इसको बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट ड्राई करोगे, मीन्स वाटर कंटेंट कम करोगे, तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो नो वॉल्यूम चेंज, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिन्स टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स। ठीक है, अभी मैंने बताया कि प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, इट इज़ दैट मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें कि सॉइल जो होती है उसको आप 3 mm के वायर में या थ्रेड में रोल कर सकते हो। ठीक है, तो उसी को हम प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं, एंड ऑप्शन इज़ ए। तो इस तरह से भी प्लास्टिक लिमिट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट डाया ऑफ रोल्स इन सॉइल रोल्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब इसी को ही दूसरे टर्म में पूछ लिया कि कितने डाया का आप रोल बनाओगे जब आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स या प्लास्टिक लिमिट फाइंड कर रहे हो, तो दैट डाया इज़ 3 mm, तो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसेग्रांडेज अपरेटस इज़ यूज टू डिटरमाइन। हमने देखा लिक्विड लिमिट जब हम फाइंड करते हैं, लिक्विड लिमिट, ठीक है, तो इसमें 2 अपरेटस यूज़ करे जाते हैं। एक होता है आपका कैसाग्रांडे, ठीक है, कैसाग्रांडेज, और एक होता है ASTM। ठीक है, तो ये 2 अपरेटस आप यूज़ करते हो विच इज़ इन लिक्विड लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। ठीक है, सो वी नो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये होता है और फ्लो इंडेक्स ये होता है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा टफनेस इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, सो ये जो होता है ये होता है IP/IF, इसको हम टफनेस इंडेक्स बोलते हैं। ये हमें बताता है कि जो सॉइल है वो कितनी टफ है। ठीक है, इट ऑल्सो टेल अस अबाउट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। सो और IF की जो आपका टफनेस इंडेक्स है इसकी वैल्यू 0 से 3 के बीच में रहती है। मतलब आप यहाँ से ऐसे बोल सकते हो कि जो IT है ये 0 से 3 के बीच में आपके टफनेस इंडेक्स की वैल्यू रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या रहती है? वी नो कि जो डेंसिटी इंडेक्स होता है वो होता है आपका Emax माइनस E/Emax माइनस E मिनिमम इंटू 100। ठीक है, तो जब आप लूजेस्ट स्टेट की बात करोगे तो E जो हो जाएगा आपका वो Emax हो जाएगा फॉर लूजेस्ट स्टेट। ठीक है, तो ID की वैल्यू फिर वहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, एंड E इज इक्वल्स टू E मिनिमम हो जाएगा फॉर डेंसेस्ट स्टेट। ठीक है, तो आपके ID की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, ये तो हमने परसेंटेज की बात करी, बट अगर हम परसेंटेज में ना बात करके करें तो ये 0 और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ये आएगा 1, इसके इक्वल भी रहती है और बीच में रहती है, तो ऑप्शन आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टफनेस इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज़ द रेशियो ऑफ। तो जैसे अभी पीछे पूछा था कि रेशियो का बताओ क्या होता है, अब पूछ रहा है डायरेक्ट रफनेस इंडेक्स क्या होता है। तो अभी देखा हमने कि द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द फ्लो इंडेक्स का रेशियो इज टफनेस इंडेक्स, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज। व्हाट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स? ठीक है, तो 2 इंडेक्सेस अभी हमने पढ़ लिए विच इज़ फ्लो, अभी हमने फ्लो इंडेक्स पढ़ा, ठीक है, टफनेस इंडेक्स पढ़ा और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे 2 इंडेक्स होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और एक होता है लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, ये दोनों ही इंडेक्सेस हमारे जो सॉइल है उसकी स्टेट को बताते हैं। ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी को बताते हैं कि वो सॉलिड में है, लिक्विड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इस तरह से इसको बताते हैं। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो फार्मूला रहता है इसको हम लोग IC से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला रहता है WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP इंटू 100। ठीक है, दिस इज़ योर कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इसको आप WL माइनस W अपॉन IP भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाती है। ठीक, दिस इज़ द बिकॉज WL माइनस WP इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इस तरह से कंसिस्टेंट, ऐसे ही आपका लिक्विडिटी इंडेक्स होता है एक। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है इट इज़ जस्ट लाइक दिस फार्मूला, बस आप यहाँ पे क्या करते हो, W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP इंटू 100, ये इस तरह से होता है। ठीक है, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो।
ये आप याद करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आते हैं, कभी फार्मूला पूछ लेगा, कभी आपसे इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ठीक है। तो ये कई तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों ही फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये याद करने का सिंपल तरीका है, जब आप लिक्विडिटी इंडेक्स निकालोगे तो जो लिक्विड लिमिट वाला टर्म है वो नहीं आएगा उस फार्मूला में, ठीक है। तो जैसे हम देखें लिक्विडिटी इंडेक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट वाला टर्म नहीं आएगा, उसकी जगह नॉर्मल आपका वाटर कंटेंट आएगा और साथ में आप WP तो लगाओगे ही। ऐसे ही सिमिलरली जब आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स लिखोगे तो WL वाला टर्म आएगा बट WP वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ऑप्शन सी होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द श्रिंकेज इंडेक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज श्रिंकेज इंडेक्स, ठीक है। तो जो श्रिंकेज इंडेक्स आपका होता है, श्रिंकेज इंडेक्स, ठीक है, ये होता है आपका प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। दिस इज योर प्लास्टिक लिमिट और ये आपका हो जाता है श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्रिंकेज इंडेक्स इज इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर अ क्लेई सॉइल इज, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्लेई सॉइल के लिए अगर LL लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है और ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स है एंड W इज़ द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। सो अभी हमने देखा कि जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है हमारा IC, वो होता है WL माइनस W अपॉन IP, ठीक है। सो WL विच इज़ लिक्विड लिमिट, सो लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज, सो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो वो सॉइल कैसी होगी, नॉन प्लास्टिक होगी। और अभी हमने देखा जो सैंड होती है हमारी, वो ये हमारी नॉन प्लास्टिक है एंड द सैंड इज़ अ नॉन प्लास्टिक सॉइल, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एटरबर्ग्स द सॉइल इज सैड टू बी ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज़। तो पीछे ही हमने भी टेबल डिस्कस करी है, उसमें बताया है कि जब आपका 7 से 17 के बीच में आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है तो उसे हम लोग मीडियम प्लास्टिक बोलते हैं। सो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट, ड्राई यूनिट वेट का रेशियो यूनिट वेट ऑफ वाटर से बताएंगे तो क्या होता है। सो रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हमारा श्रिंकेज रेशियो होता है, ठीक है। दिस इज़ अ श्रिंकेज रेशियो, इसको हम श्रिंकेज रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो श्रिंकेज रेशियो का ना एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है V2 माइनस V1 बाई VD अपॉन W2 माइनस W1, ठीक है। ये फार्मूला आपका एक और फार्मूला रहता है श्रिंकेज रेशियो का, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ये आपका हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज क्विक किलिंग, ठीक है। तो सेंसिटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसिटिविटी होता क्या है, सेंसिटिविटी हमारा जो होता है वो होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल, ठीक है, अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब्ड सॉइल, ठीक है। या फिर इसको आप रीमोल्डेड सॉइल भी बोलते हो। तो ये आपका सेंसिटिविटी की आपकी एक टेबल रहती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कि हम बताते हैं कि कौन सी सॉइल सेंसिटिव है कौन सी नहीं है, ठीक है। सेंसिटिविटी एक प्रॉपर्टी है जो हमको बताती है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो रीमोल्डिंग के बाद कितनी लॉस हो रही है कितनी गेन हो रही है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी सेंसिटिविटी होगी, अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इट मीन्स रीमोल्डिंग करने पे आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप फाइंड करते हैं, इसकी टेबल है, ये याद कर लीजिएगा आप, सेंसिटिविटी, और उसी के बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन रहता है, ठीक है। अगर आपका 1 है
तो इसको हम लोग इनसेंसिटिव सॉइल बोलते हैं, इनसेंसिटिव। ठीक है, 2 to 4 रहता है तो ये नॉर्मल, और लेस सेंसिटिव इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 4 to 8 में सेंसिटिव, एंड 8 to 16 आपका ये हो जाता है एक्स्ट्रा सेंसिटिव। ठीक है, एंड इफ़ इट इज़ मोर देन 16 तो ये आपका क्विक कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज क्विक क्ले। तो क्विक क्लेस के लिए इट शुड बी मोर देन 16 है, तो हम यहाँ पे सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू 100 मान लेंगे। ठीक है, तो 100 जो हो जाएगा वो आपका क्विक क्लेस के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फार्मूला एक्टिविटी इज इक्वल्स टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन सी। इन दिस फार्मूला द लेटर सी इंडिकेट्स। ठीक है, तो एक्टिविटी जो होता है, एक्टिविटी इट इज़ द रेशियो ऑफ plasticity index divided by the percentage of clay fraction finer than 2 micron। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्टिविटी फाइंड आउट होता है। तो इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन सी। तो सी इज़ द परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन फाइनर दैन 2 माइक्रॉन। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। Next question, the property of a soil due to which the loss in shear strength caused by remolding can be regained with the time is known as। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आपकी लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ हुआ, जैसे आपने अभी मैंने देखा कि जो सेंसिटिविटी होती है वो आपकी बताती है कि हाउ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ कितना हुआ है। अगर आपने सॉइल का रिमोल्डिंग किया है तो कितना लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ हुआ है, वो सेंसिटिविटी बताता है। बट ये देखा गया है कि विद टाइम ये जो स्ट्रेंथ है आपकी वो रीगेन हो जाती है, एंड दिस रीगेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज अ थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, तो द गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट हैज़ बीन रिमोल्डेड इट इज़ नोन एज थिक्सोट्रॉपी। अब ये देखो ये कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच इनेबल्स टू रीगेन स्ट्रेंथ लॉस्ट ऑन रिमोल्डिंग इन अ शॉर्ट टाइम विदाउट चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल इज कॉल्ड एज एक्टिव इफ इट्स एक्टिविटी इज। ठीक है, अब एक्टिविटी का भी एक टेबल्स है, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी टेबल्स याद रखनी है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको टेबल्स याद रहेंगी। ठीक है, तो एक्टिविटी की भी एक टेबल है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्टिविटी की क्या टेबल रहती है। यहाँ पे आपका वैल्यू रहती है और यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन रहता है, वैल्यू ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉइल का क्लासिफिकेशन है कि सॉइल एक्टिव है, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी अगर इफ़ इट इज़ लेस देन 0.75 तो ये आपकी इनएक्टिव सॉइल कहलाती है, इनएक्टिव सॉइल। एंड इफ़ दिस वैल्यू 0.75 से 1.25 के बीच में है तो दिस इज़ अ नॉर्मल सॉइल, नॉर्मल एक्टिव आप इसको बोल सकते हो, नॉर्मल एक्टिव सॉइल, और नॉर्मल सॉइल भी कहती है। एंड इफ़ इट इज़ मोर देन 1.25 देन इट इज़ अ हाईली एक्टिव सॉइल। ठीक है, तो ये टेबल है, ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा इफ़ इट इज़ इट्स कॉल्ड एन एक्टिव सॉइल, एक्टिव सॉइल इफ़ इट्स एक्टिविटी इज़ मोर देन 1.25। ठीक है, तो 1.25 से जब ज़्यादा होगी तभी उसको एक्टिव सॉइल बोलते हैं। तो ये हमारी जनरली नॉर्मल ही सॉइल की क्लासिफिकेशन में रहता है। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग अनकन्फाइंड कंप्रेशन। सो अनकन्फाइंड कंप्रेशन हम लोग देखते हैं, मीन्स अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है जिसमें कि हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं अनडिस्टर्ब्ड सैंपल की और डिस्टर्ब्ड सैंपल की, और इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमें सेंसिटिविटी देता है। तो हम दोनों का ही अनकन्फाइंड कंप्रेशन करेंगे, अनडिस्टर्ब्ड का भी, रिमोल्डेड का भी। सो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल इज़ 25%, प्लास्टिक लिमिट इज़ 15% एंड फ्लो इंडेक्स इज़ 12.5%, दैन इट्स टफनेस इंडेक्स इज़। सो वी नो कि जो टफनेस इंडेक्स होता है वो क्या होता है आपका, इट इज़ प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। ठीक है, सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है,
लिक्विड लिमिट विच इज़ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई फ्लो इंडेक्स की वैल्यू आपको डायरेक्टली दी है विच इज़ 12.5। ठीक है, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी हम निकाल लेंगे विच इज़ 25 माइनस 15, क्योंकि परसेंट में है ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो हम डायरेक्टली परसेंट में कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10/12.5। ठीक है, इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। और वन सेकेंड, गड़बड़ क्यों हो रहा है। दिस इज़ 10 डिवाइडेड बाई 12.5। ठीक है, ऐसे ही रहेगा ये लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और इसको मैं ऐसे फाइंड करूँगा तो 5 2 ज़ा 10। ओके, तो ये 0.8 आ रहा है, इसको आप हटा दो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में ये 80% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समटाइम्स कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन करनी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू। तो लिक्विडिटी इंडेक्स अभी देखा हमने कि लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है आपका वो होता है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इंटू 100। ठीक है, एंड दिस इज आई पी। तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन आई पी, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन आई पी इंटू 100, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A soil sample has liquid limit 45%, plastic limit 25%, shrinkage limit 14%, for natural water content 30%, the liquidity index। ठीक है, तो अब पहले क्या था, क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपसे इसी पे ही पहले इन्होंने फार्मूला पूछा, अब इसी पे ही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्टली बस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एल क्या दिया है आपको, नेचुरल वाटर कंटेंट है 30%, तो हम निकालेंगे 30 माइनस लिक्विड लिमिट, इट इज़ सॉरी यहाँ पे पी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 45 माइनस 25। ठीक है, इंटू 100, सो इट इज़ 5 डिवाइडेड बाई इंटू 100, ऑप्शन आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, ये आपका लिक्विडिटी इंडेक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Atterberg limit test were carried on a certain soil with the following results। ठीक है, तो ये रिजल्ट आए हैं। लिक्विड लिमिट आपका ये है, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। सो द वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वी नो कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है आपका वो होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी विच इज़ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। सो आप माइनस कर दो, 40 माइनस 25 कितना आ रहा है आपके पास, 15%। सो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं। सॉइल सैंपल हैज़ लिक्विड लिमिट 45%, प्लास्टिक लिमिट 25% एंड श्रिंकेज लिमिट 15%। ठीक है, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स सिंपल, जो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है विच इज़ डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इंटू 100। मैं बार बार ये फार्मूला इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, ऐसे आप करोगे ना, बार बार क्वेश्चन करोगे लिखोगे तो आपको फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। Next question, the liquid limit and plastic limit of a soil are this, liquid limit, plastic limit, if the flow index is this then toughness index। toughness index simple अभी मैंने निकाला, what is toughness, IT आप बोल सकते हो। ठीक है, which is IP by IF। ठीक है, and IP is WL minus WP upon IF। तो ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। Next question, the liquid limit and plastic limit of a cohesive soil are determined in laboratory as 40% and 20% respectively। The plasticity index, तो बहुत इजी है, बार बार सेम क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लेंगे अब। ठीक है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो। सो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ तक हो गए हैं। आई होप
मैंने जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हो गया, आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे, ठीक है। बट जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स थे, वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है यहाँ तक तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए अभी भी, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए और भी ये ऐसे ही ये पूरी सीरीज़ हम लाते रहेंगे, और किसी भी एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिस इज़ गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इस सफल सीरीज़ को, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे हम हमेशा देते हैं, सो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो आज का क्वेश्चन है कि इन अ लिक्विड लिमिट टेस्ट द मॉइस्चर कंटेंट इज 10, ब्लोस वॉज 70%, ठीक है। तो 10 ब्लोस पे 70% मॉइस्चर कंटेंट है, और 100 ब्लोस पे 20% का मॉइस्चर कंटेंट है। सो लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज़, आपको लिक्विड लिमिट बतानी है सॉइल की, ठीक है। सो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमें अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका ज़रूर आपको आंसर दूँगी। मैं सबका आंसर देती हूँ, तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स को पूछिए। और इनकी PDFs के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी ही PDFs मिल जाएंगी, और भी जो भी कंटेंट रहता है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में नेक्स्ट सेशन के साथ, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच।